न्यूज है, वाई सेंटर कैंसल्ड FCRA लाइसेंस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है ना। अब दोस्तों हुआ क्या है कि बहुत ही इस दिवाली में जब हम सभी लोग जो है वो खुशियों का जब पर्व मना रहे थे, उसी समय केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और कदम क्या उठाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो रद्द कर दिया एक फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सोनिया गांधी थी, फाउंडेशन का नाम था राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके एक लाइसेंस को जो है वो रद्द कर दिया। लाइसेंस किसका था, लाइसेंस था FCRA का। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये FCRA है क्या, तो दोस्तों हम लोग FCRA के बारे में चर्चा करेंगे। और जब FCRA के बारे में आप बात कर रहे हो तो इस FCRA को हिंदी में कहा जाता है क्या चीज, इसको कहा जाता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। जब बात विदेशी अंशदान की होगी यानी कि बात जब फंडिंग की हो रही है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक जो है वो GS पेपर 3 का है। और GS पेपर 3 में टॉपिक अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित इस टॉपिक पर हमें चर्चा करना है। ठीक है ना। तो फटाफट जुड़ते रहिए, अपने मित्रों के साथ जोड़ते रहिए और एंजॉय कीजिए सेशन को। ठीक है ना। तो वाई सेंटर कैंसल्ड FCRA लाइसेंस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन, इसी पर हमारी चर्चा होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसल FCRA लाइसेंस ऑफ 2 NGOs हेडेड बाय सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो है इन 2 NGO की जो है वो अध्यक्षता थी। NGO आप जानते ही हैं कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं और गैर सरकारी संगठन जो है वो बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस न्यूज को सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे लिए यहां से बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि मैंने कहा जो यहां से बन सकता है वो है आपका कि FCRA होता क्या है। ठीक है ना। लेकिन और से बात सुनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते ही आपसे कहा कि केंद्र सरकार ने जो है वो गांधी परिवार से जुड़े 2 आपके गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम था राजीव गांधी फाउंडेशन, RGF के नाम से आप इनको जानते हैं, इनको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन जिसको कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के एक्ट के तहत जो है एक सर्टिफिकेट जो मिला था, उस सर्टिफिकेट को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप जानते हैं किसके अधीन है, अमित शाह के अधीन है, तो रद्द कर दिया गया। और राजीव गांधी फाउंडेशन को यह कहा गया है कि अब वो विदेशों से किसी भी प्रकार से मिलने वाले फंड को नहीं ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में एक इंटर मिनिस्ट्रल यानी कि अंतर मंत्रालय एक समिति बनाई थी और इस समिति के जांच के बाद यह पता चला था कि राजीव गांधी फाउंडेशन जिनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, उनके FCRA लाइसेंस को रद्द करने का फैसला हुआ है। और मैंने कहा अध्यक्ष का कौन है, चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन जो है वो आपकी सोनिया गांधी है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फाउंडेशन का, राजीव गांधी फाउंडेशन के जो और भी सदस्य हैं, जो ट्रस्टीज हैं, वो कौन कौन थे, तो इनके ट्रस्टीज थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी, केंद्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम, ये सभी जो है इस ट्रस्टी के जो है वो मेंबर थे। अब प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आया कि भैया ये FCRA है क्या। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है इस न्यूज को जो है वो ट्वीट भी किया है, द सेंटर हैज कैंसल्ड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो है ये न्यूज जो है, ये मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स का जो ये ट्वीट है इसको मैंने इसका हेल्प लिया है इसके लिए, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे। और राजीव गांधी फाउंडेशन RGF, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ गांधीज फैमिली फॉर एलिग्ड वायलेशन ऑफ द फॉरेन फंडिंग लॉ। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो विदेशों से धन आते हैं उस विदेशों से धन का जो है वो क्या किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। दीपक सिंह, सुनैना, रियाज, बॉबी पाल, मोनिका, प्रिया, शालिनी, रूबी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। ठीक है ना। मलाइका। ठीक है ना। तो जुड़े रहिएगा और नोट भी करते रहिएगा क्योंकि यहीं से हम क्वेश्चन आज का देने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, आपका प्रश्न ये बनता है
कहां गया भैया, हाँ, प्रश्न ये बनता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए है क्या, या विदेशी चंदा पाने के नियम क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जिनके आसपास एनजीओ बना होगा, या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एनजीओ बनाने के बारे में सोचते होंगे कि चलो भैया एक एनजीओ बना लेते हैं और सामाजिक कार्य करेंगे। और एनजीओ बना के जब सामाजिक कार्य करेंगे तो मान लो किसी को चंदा उंदा देना होगा, किसी को पैसा देना होगा, विदेशों से भी पैसा लेना होगा सामाजिक कार्य के लिए, तो नियम क्या है विदेशों से चंदा पाने का, यह भी एक प्रश्न है। एफसीआरए क्या है? तो दोस्तों एफसीआरए जिसके बारे में हमने कहा कि इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। और इस कानून के जरिए आप विदेशों से जो है वो क्या कर सकते हैं, चंदा पा सकते हैं, और उसका एक पूरा का पूरा नियम है, पूरा का पूरा एक रूल रेगुलेशन है। एफसीआरए के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एफसीआरए जो है वो सबसे पहली बार जो एफसीआरए की जो चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी 1976 में। कब हुई थी? तो एफसीआरए की जो सबसे पहली बार अगर हम कहें कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो एफसीआरए का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में। और जो इसमें चेंजेस किए गए थे रूल में, वो चेंजेस कब किए गए थे? चेंजेस किए गए थे 2010 में। अब 2010 समय किसका था? यूपीए की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एफसीआरए पहली बार 1976 में जो है वो अस्तित्व में आया और 2010 में जो है इसके नियम बदल दिए गए। भारत में अगर हम मौजूदा समय में बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे एसोसिएशन हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको विदेशों से जो है वो चंदा आता है, ठीक है ना। लेकिन विदेशों से चंदा आने के लिए आपको जो एफसीआरए के नियम है, एफसीआरए के जो कानून है, उस कानून पर क्या होना होगा? आपको खरा उतरना पड़ेगा, यानी कि जो उसके कानून है उन कानूनों को आपको मानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके लिए एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। और रजिस्ट्रेशन के 5 साल के लिए अगर हम बात करें, कोई भी रजिस्ट्रेशन आप एफसीआरए के तहत कराते हो तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आने वाले 5 वर्षों के लिए जो है वो वैध माना जाता है। और हर 5 साल के बाद आप अपने एनजीओ का जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराओगे उसको रिन्यू करना पड़ता है। अब मैंने कहा कि बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि क्या करते हैं कि विदेशों से चंदा चाहते हैं। विदेशों से चंदा किस लिए चाहिए? आप जो भी सामाजिक कार्य करना चाहते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आप देश से भी ले सकते हो, विदेश से भी ले सकते हो। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे एनजीओ को जो है वो ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया जो कि विदेशों से फंड लेते थे, लेकिन उनकी सारी की सारी गतिविधियां जो होती थी वो देश विरोधी होती थी। तो ऐसे लोगों का जो है वो फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो बंद भी कर दिया गया। अब ये जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, ये रजिस्टर्ड संस्थाएं किन किन क्षेत्रों में काम करती हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैंने कहा सबसे पहला ये जो काम करती हैं वो सोशल सेक्टर में करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करेंगे, दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, या आप देखेंगे कि सोसाइटी में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मान लीजिए साफ सफाई से संबंधित है, लोगों को जागरूकता पैदा करना है। कोई धार्मिक क्षेत्र में भी जो है एनजीओ काफी सारी जो है काम करती है, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी एनजीओ जो है वो किसी धर्म से जुड़ी होती है, जैसे क्रिश्चियन धर्म से कोई जुड़ा हो, कोई बौद्ध धर्म से जुड़ा हो, कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हो, कोई इस्लामिक धर्म से जुड़ा हो, तो उनकी फंडिंग वहां से आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में बहुत सारे ऐसे आर्थिक कार्य हैं जिन आर्थिक कार्यों को इस एनजीओ के माध्यम से कराया जाता है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य हैं, तो इसके लिए जो है वो इस रजिस्टर्ड संस्था को जब एफसीआरए से जब मंजूरी मिल जाती है, तो एफसीआरए से मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है, इन संस्थाओं को जो है फंडिंग मिलती है, ठीक है ना। अब ये जो भी संस्थाएं हैं जो कि एफसीआरए से रजिस्टर्ड है, और मैंने कहा कि हर 5-5 साल पे इनको क्या करना पड़ता है, अपने लाइसेंस को जो है रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन इनको एक साथ एक काम और करना होता है। क्या काम करना होता है? हर साल जो है अपना जो भी फिनेंशियल ईयर है, इस फिनेंशियल ईयर में जो है वो रजिस्ट्रेशन को जो है जो इनका जो रिटर्न है, इन रिटर्न को सालाना यानी कि एनुअली जो है रिटर्न को जो है वो फाइल भी करना होता है, ठीक है ना। ये देखिए उन सभी के लिए बहुत ही जानकारी वाली बात है जो कि मान लीजिए इन फ्यूचर जो है वो अगर एनजीओ बनाना चाह रहे हैं और विदेशों से जो है वो चंदा पाना चाह रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जिनके अमित शाह जो हैं वो एक तरह से अगर देखें तो मुखिया हैं, ठीक है। तो भाई गृह मंत्री वही हैं, और गृह मंत्रालय ने जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन का जो है वो क्या कर दिया है, लाइसेंस रद्द कर दिया है।
तो प्रश्न ये उठता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कोई गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन को अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये जानना है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है क्या। तो मैंने कहा 1976 अस्तित्व में आया, कौन, FCRA। 2010 नियम चेंज हुए, लेकिन 2015 यानी कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई और अमित शाह जी को जब बागडोर संभाला गया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन जारी की, किसके लिए, FCRA के लिए। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है वो एक जो नई गाइडलाइन जारी की गई, किसके लिए, NGOs को, कि ये कहा गया कि जो भी NGO हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी NGO हो, उनकी एक जो है उनका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट मतलब खाता, खाता मतलब जिसमें पैसा आएगा। अब वो खाता चाहे सरकारी बैंक में होगा चाहे प्राइवेट बैंक में होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन खाते के माध्यम से उन संस्था का, उन NGO का जो है वो क्या होगा, जो भी सुरक्षा एजेंसी होंगी वो समय समय पर जब किसी सुरक्षा एजेंसी को किसी NGO के ऊपर डाउट होगा तो रियल टाइम पर क्या कर सकता है, उसके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। और सारे के सारे NGO को जो है कि वो एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्या, कि वो विदेशों से फंड ले रहे हैं। इसके अलावा कोई भी NGO जो है वो भारत की संप्रभुता, भारत के एकता, भारत के अखंडता या भारत के बंधुत्व के भावना के खिलाफ काम करेगा तो उसके ऊपर कानूनी जो है वो कार्यवाही करनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी NGO के द्वारा संप्रभुता और अखंडता के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। दूसरा, अगर कोई भी NGO जो है कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे वो उस देश के मित्र देशों के साथ नकारात्मक प्रभाव डालेगा तो भी जो है उस NGO का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि भारत का मित्र राष्ट्र हो गया USA, है ना। अब USA ने क्या किया कि भारत में जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, FDI कर रहा है, FDI कर रहा है, जिससे कह रहा है कि चलो भैया भारत में हम इन सारी चीजों का निर्माण कर रहे हैं। और मान लीजिए यहां कोई एक ऐसी NGO है, हो सकता है उसकी फंडिंग जो है वो रशिया के माध्यम से हो रही हो या चाइना के माध्यम से हो रही है। मेरी बातों को समझिएगा, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए आपसे ये बात कही है ना। अब मान लीजिए कि उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, फंडिंग रशिया से हो रही है, फंडिंग चाइना से हो रही है। अब वो NGO क्या करेगा, उस अमेरिकी कंपनी के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू करेगा। अमेरिकी कंपनी के खिलाफ पता चला कि लोगों को इकट्ठा कर दिया और उस कंपनी के खिलाफ हाय हाय का नारा लगाने लगा, जिससे वो कंपनी जो है वो अपना काम नहीं कर पाई। अब हो सकता है कि भारत और अमेरिका ने जो है उस कंपनी के लिए आपस में जो है वो कुछ हस्ताक्षर किए हों, उस क्षेत्र के लिए हस्ताक्षर किए हों, ठीक है ना। तो भारत सरकार को जब ये लगेगा कि भैया ये कंपनी जो है इसकी फंडिंग, पहले जांच करो भैया विरोध क्यों कर रहा है ना, ये NGO विरोध क्यों कर रहा है, तो पता चला जब जांच किया जाएगा तो हो सकता है कि देखा जाएगा भैया इसका अकाउंट तो बहुत क्लियर है, इसका तो कोई जो है किसी अन्य देशों के साथ जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है, तब तो ठीक है भाई जांचो। लेकिन अगर पता चल गया कि इसकी फंडिंग जो है वो अमेरिका के विदेशी देशों, मतलब कि जो शत्रु देश हैं, जो अमेरिका को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके द्वारा कराई जा रही है, तो तुरंत जो है उस NGO को जो है उसके ऊपर जांच शुरू हो जाएगी कि वो NGO ऐसा काम क्यों कर रहा है। और अगर NGO ऐसा काम कर रहा है तो उसके लाइसेंस को जो है वो रद्द करने के ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी NGO अगर सांप्रदायिक रूप से दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि कम्युनल हो रहा है ना, यानी कि कहीं भी जो है वो क्या कर रहा है, धर्म के आधार पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है, तो उसका भी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नई गाइडलाइन जो है वो NGO के लिए आई। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये NGO के लिए जो है वो क्या हो गया, गाइडलाइन आ गया। लेकिन FCRA का रजिस्ट्रेशन जो रद्द होता है, वो FCRA का रजिस्ट्रेशन कब रद्द होता है ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों FCRA के रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले FCRA एक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो जब जांच होगी, है ना, और जांच होने के बाद जो है वो केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी कि देखिए ये जांच हुआ और इस जांच में हमें ये रिपोर्ट आई। और केंद्र सरकार अगर उस रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाती है और केंद्र सरकार को लगता है कि फलाना NGO जो है वो विदेशों से फंड लेकर कुछ
गलत एक्टिविटीज में लगा हुआ है और केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो जाती है तो वो एफसीआरए के प्रमाण पत्र को यानी कि जो लाइसेंस है उसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि हर 5 साल में एफसीआरए के रिन्यू के लिए आवेदन करना पड़ता है और अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या इसके रिन्यू के आवेदन में अगर किसी भी प्रकार से कोई गलती होती है या कोई भी झूठी जानकारी दी जाती है तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होल्डर ने नियम और शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया हो तो केंद्र सरकार की राय में अगर ऐसा लगे कि ये जनहित के हिसाब से ये जानकारी इसने नहीं दी है और गलत जानकारी या तथ्यों को छुपाया है तो वो क्या कर सकता है, एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन को जो है वो रद्द कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी रजिस्ट्रेशन होल्डर है वो एफसीआरए के प्रावधानों को, नियमों को यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उसके अधीन बनाए गए कोई भी आदेश हो, उस आदेश में किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ये भी देखती है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होल्डर है जिसके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है वो लगातार 2 वर्ष से समाज के लिए क्या काम कर रहा है। अगर उसका कोई भी काम समाज के लिए लाभप्रद दिख रहा है या जिस क्षेत्र में उसने पैसा लिया है, शिक्षा के लिए उसने अगर फंडिंग लिया है तो क्या शिक्षा में खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए उसने फंडिंग लिया है तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, या जिस क्षेत्र के लिए उसने फंडिंग ली है तो उस क्षेत्र में जो है वो किसी भी प्रकार की उसकी गतिविधि दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या वो पूरी तरह से फंडिंग तो ले रहा है लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहा है, वो खर्च कहीं और कर रहा है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द किया जा सकता है। ठीक है ना। केंद्र सरकार जो है वो काम क्या कर सकती है कि केंद्र सरकार जो है जब जांच कराएगी तो जांच करते वक्त जो है वो 110 दिनों के लिए 180 दिनों के लिए जो है वो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को, अगर हम बात करें तो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को 180 दिनों के लिए कैंसिल कर सकती है। 180 दिन का मतलब है कि लगभग 6 महीने के लिए जब तक वो जांच का समय चलेगा वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगी कि आप कहीं से कोई भी फंडिंग जो है वो नहीं ले सकते हैं और आपके अकाउंट में जो भी फंड्स पड़े हुए हैं वो किसी काम के नहीं होंगे, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर से प्रश्न ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार किसी भी एनजीओ के फंड्स को जो है वो फ्रीज कर दे और 180 दिन के लिए उसके लाइसेंसों को होल्ड कर दे तो वो क्या करेगा वो एनजीओ। तो दोस्तों वो एनजीओ जो है वो हाई कोर्ट के शरण में जा सकता है, हाई कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है ना। अब एफसीआरए का अगर रजिस्ट्रेशन किसी भी एनजीओ का कैंसिल हो जाता है तो वो क्या करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो आ चुका है। ठीक है ना। तो अगर किसी भी कारण से एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसको क्या करना है। तो दोस्तों अगर एफसीआरए का अगर रजिस्ट्रेशन रद्द या सस्पेंड हो जाता है तो क्या क्या करना होगा। तो एफसीआरए के मुताबिक अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट के कैंसिलेशन में का जो ऑर्डर जब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक संबंधित व्यक्ति एनजीओ को जो है वो पर्याप्त सुनवाई का जो है उसका मौका नहीं दिया गया हो। और एक बार एनजीओ का अगर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो अगले 3 साल से के लिए वो फिर से उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करा सकता है ना। अब हम लोग आ जाते हैं कहां, अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, अच्छा ये थोड़ा सा नियम है, इसको भी हम देख लेते हैं कि रेगुलेटरी हर्डल है। अभी तक 18,788 एनजीओ लाइसेंस वर ड्यू फॉर द रिन्यूड आफ्टर एफसीआरए अमेंडमेंट इन 2020। 2020 में भी जो है एक अमेंडमेंट हुआ था और इस अमेंडमेंट के बाद अगर हम बात करें तो लगभग हम क्या देख रहे हैं कि 18,878 एनजीओ के लाइसेंस के अभी भी जो है वो वेटिंग में पड़े हुए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 12,989 12,989 ऑफ देम अप्लाइड फॉर रिन्यूअल एंड आर अंडर प्रोसेस। ठीक है। 179 from among these including missionaries of charity denied license। ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्टिव एनजीओ स्लिप टू 16,829 from 22,797 रजिस्टर। ठीक है। पहले 22,797 थे, वो घटकर जो है वो 6,829 हो गए हैं, क्योंकि लगभग बहुत सारे ऐसे जो चैरिटी वाले या मिशनरीज वाले जो आपके एनजीओ थे उनके लाइसेंस को जो है वो क्या कर दिया गया है, डिनाइड कर दिया गया है। वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था। थोड़ा सा पुराने का कटिंग है जो कि आपको बस समझने के लिए जो है वो मैं लेकर आया था। अब अगला जो टॉपिक है जिस पर हमें बात करना है वो बात क्या है कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या।
आरजीएफ है क्या, जिनकी अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी है, और इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कैसा लग रहा है टॉपिक जरूर बताइएगा, अपना कमेंट करते रहिएगा, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या। तो दोस्तों, राजीव गांधी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और हम जानते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले हमारे अभिभावक के रूप में भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर, यानी कि राजीव गांधी जी की हत्या होने के कुछ वर्षों बाद 1991 में एक फाउंडेशन बनाया गया, है ना, जिसका नाम रखा गया राजीव गांधी फाउंडेशन। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, और अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्ष थी राजीव गांधी जी की पत्नी, यानी कि सोनिया गांधी जी। इसके बोर्ड में हमने बात किया, पहले भी आपको बताया है कि इसके बोर्ड में जो सदस्य हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो इनकी जो है वो ट्रस्टी हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की अगर हम बात करें और उनके वेबसाइट पे दी हुई जो जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये फाउंडेशन जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में जो गंभीर मुद्दे हैं, उन सारे गंभीर मुद्दे पर काम कर चुका है और आगे भी काम करता रहेगा, ऐसा इनके वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि जब इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे तो राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द क्यों कर दिया गया? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2020 अगस्त का महीना था। राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर जो है वो भाजपा के द्वारा एक सनसनीखेज खुलासा किया गया। भाजपा ने जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर जो है वो एक आरोप लगाया, और आरोप ये लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की कंपनियों को जो है उससे डोनेशन ले रहा था। ये आरोप किसने लगाया? भाजपा के द्वारा ये आरोप लगाया गया राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर। क्या आरोप लगाया गया? कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटालों का आरोपी नाम था मेहुल चौकसी, और मेहुल चौकसी जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहा था। इसके अलावा एक बात और भी भाजपा ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसे आ रहे थे, ये पैसे जाकिर नाइक आप जान रहे हैं कि कौन है। इसके अलावा यस बैंक के राणा कपूर, जिग्नेश शाह से भी डोनेशन जो है मिल रहे थे। यानी कि ऐसे ऐसे लोगों से डोनेशन मिल रहे हैं जो कि संदेह के दृष्टि में हैं या जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा नहीं है। जैसा ही भाजपा के द्वारा यह आरोप लगाया गया, गृह मंत्रालय 2020 में जो है वो बहुत तेजी से एक्टिव हो गई, जांच करने लगी राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर आए हुए फंड्स को लेकर। और इसके बाद जो है जो जांच चल रही थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसको कि आप PMLA के नाम से जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत जो है वो क्या करा रही थी? केंद्र सरकार इस पे जांच करा रही थी, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और भी भाजपा की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर उठाया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी कंपनियों के द्वारा भी फंडिंग की गई है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा जो है वो हो रहा था, ठीक है ना। फाउंडेशन की जो सालाना रिपोर्ट आई थी, उस सालाना रिपोर्ट को अगर जांचें तो यह पाया गया थी कि साल 2005 से लेकर 2006 तक गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चीनी दूतावास दो अलग अलग जो हैं वो आपके जो है डोनेशन करता, यानी कि दानकर्ता के रूप में जो है इसने अपना दान दिया, और चीनी दूतावास को जो है वो सामान्य दानदाताओं की सूची में जो है वो रखा गया था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिस कारण के चलते जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है उसके लाइसेंस को रद्द करने के ऊपर बात किया गया। लेकिन अब फिर प्रश्न ये उठ गया है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आगे क्या होगा? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह भी कहा गया है कि अगस्त में हमने एक अधिसूचना जारी की है, और उस अधिसूचना के मुताबिक गृह मंत्रालय के पंजीकरण, निलंबन या रद्द के आदेश से अगर राजीव गांधी फाउंडेशन या कोई भी एनजीओ अगर संतुष्ट
संतुष्ट नहीं है तो एनजीओ क्या कर सकती है कि ऑनलाइन रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर सकती है। ऑनलाइन रिव्यू पिटीशन यानी कि ऑनलाइन रूप से वो इस पर फिर से जो है वो समीक्षा के लिए जो है वो याचिका दायर कर सकती है और आदेश की सूचना दिए जाने की तारीख के 1 साल के भीतर संशोधन आवेदन जो है वो दायर किया जा सकता है और अपने संशोधन आवेदन में एनजीओ का उल्लेख करना जो है वो जरूरी है और वो संशोधन की मांग क्यों कर रहा है ये भी उसको बताना होगा। अगर उससे संबंधित कोई दस्तावेज उस एनजीओ के पास है तो वो जो है वो दस्तावेज भी सौंप सकता है और इसके लिए जो उसको शुल्क देना होगा वो शुल्क जो है वो 3,000 रुपए होंगे। ये शुल्क के बारे में बात करें तो ये शुल्क जो है वो चेक के माध्यम से या डीडी के माध्यम से वो कर सकता है और उस एनजीओ के पास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता जो है वो सदैव ओपन होता है कि सरकार के इस गतिविधि के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट जाकर जो है वो हाई कोर्ट से गुहार लगा सकता है। तो हमने जो अभी तक टॉपिक पर चर्चा की, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक है क्या और किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए इसलिए है दोस्तों कि इस टॉपिक के माध्यम से आप एफसीआरए के बारे में जाने हैं, एफसीआरए के रेगुलेशन के बारे में जाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैं जोड़ देता हूं, ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जीएस पेपर 3 से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में आप मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग है ना, काला धन, सफेद धन, ये धन, वो धन, माँ का धन, पिता का धन, बाबूजी का धन, विदेश का धन, है ना, वो सारे के सारे धन जो गलत तरीके से अर्जित किए गए हैं, उन सारे धन के बारे में जीएस पेपर 3 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। कैसा लगा ये पहला टॉपिक जरूर बताइएगा। यानी कि दिवाली आप मना रहे हैं, दिवाला किसी और का इस समय निकला हुआ है। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए और एक बार क्लासेस के लिंक को जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा बताते चलिए। कमेंट प्लीज। प्रशांत यादव, दिव्या चौरसिया, प्रिया, सुनैना, अंशुराज, अतुल कुमार, दीपक सिंह, अच्छा, बैक टू पवेलियन, प्रभाकर शिमार, रानू, मोलाइका,